वेलकम बैक नाज़रीन। अचत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जी मईशत जी सूरत हाल ते, छाकाणि त मुल्क जी मईशत जी सूरत हाल जे हवाले सां जॾहिं खां इमरान ख़ान जी हुकूमत ख़तमु थी ऐं हीअ नई हुकूमत आई शहबाज शरीफ़ साहब जी क़यादत में, उन वक़्तु वज़ीर ख़ज़ाना तौरु मिफ़्ताह इस्माइल साहब जेके सरगर्मियूं पिया कयूं ऐं सख़्तु फ़ैसिला पिया कया विया ऐं तेल जूं ऐं बिजली जूं ऐं ॿियूं क़ीमतूं वधायूं पिया वियूं, अचानक इहा मुस्लिम लीग नून खे ख़बर पई त इहो मामिलो मिफ़्ताह इस्माइल जे हलाइण खां ॾुखियो आहे। तंहिंजे करे इसहाक़ डार साहब खे मोकिलियो वियो। इसहाक़ डार अचण सां जेके कमु कया उनमें उथंदे इहो तासुरु मिलियो त डॉलर जी क़ीमत जेका आहे उनमें इस्तेकाम अचणु शुरू थी वियो। पर पोइ वरी उनजो विज़िट थियो वाशिंगटन DC जो ऐं उमेद हुई त उतां के वॾियूं ख़ुशख़बरियूं खणी ईंदा, पर उन विच में जेके मुख़्तलिफ़ रेटिंग एजेंसीज़ आहिनि, मोदी हुजे या ॿियूं मोडीज़ जंहिंखे चइजे थो, ॿियनि उन्हनि पाकिस्तान जे रेटिंग में तमामु घणी जेको आहे पंहिंजो उन ते ख़दशा ॾेखारिया। हाणे डार साहब वटि छा आहे, छाकाणि त डॉलर जी जेका हेठि जेका स्लोपरी उहा ख़तमु थी वई, 217 ते पहुतो, वरी 220-22 ते हलियो वियो आहे। इहा सूरत हाल आहे ऐं ख़ुदि जेको रिज़र्व्स आहिनि हिन वक़्तु असां वटि उहे तमामु महदूद आहिनि। $7.6 बिलियन जे रिज़र्व्स आहिनि ऐं जंहिंमां बि जेको आहे चीन जा जेके असां वटि रखियल रक़म आहे 2.3 बिलियन जी आहे। $3 बिलियन सऊदी अरब जा रखियल आहिनि ऐं ईअं ई $1.2 बिलियन IMF जा आहिनि। त असां वटि रिज़र्व्स ॼण चओ त बिल्कुलु न हुजण जे बराबरि आहिनि जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे। $27 अरब जो जेको आहे उहो कर्ज़ु आहे नॉन पेरिस क्लब जेको आहे ऐं ख़ासि तरह उहो चीन जो कर्ज़ु आहे। चीन डार साहब जी तयारी आहे ऐं हिन साल चीन खे $10 बिलियन ॾियणा आहिनि। छा चीन जी रीशेड्यूलिंग खां पोइ असांजी मुल्क जी मईशत में का बहितरी ईंदी? छा थींदो? छा असां किथे जेको मुल्क जे बारे में चयो पियो वञो काफ़ी वॾे अरसे खां वठी त पाकिस्तान, ख़ुदि मोडीज़ बि चयो आहे त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कंदो, छाकाणि त जेको असांजा बॉन्ड्स जेके मेच्योर थियनि पिया डिसंबर में, शायदि असां उहो न करे सघूं, पे बैक न करे सघूं। बहरहाल मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ अंग अखर आहिनि। उन्हनि सभिनी अंगनि अखरनि ऐं ॻाल्हियुनि जे हवाले सां मुल्क जे अंदरि हिकिड़े इंतिहाई क़ाबिल एतबार ॼाण रखंदड़ मुल्क जा मारूफ़ इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अचो त उन सां गुफ़्तगू कयूं था ऐं उन्हनि खां पुछूं था त हीउ मंज़रनामो जेको हिन वक़्तु बीठो आहे पाकिस्तान जी मईशत जे मथां, इहा जेका ॿुॾंदड़ ॿेड़ी आहे मईशत जी, इन ॿुॾंदड़ ॿेड़ी खे इसहाक़ डार साहब तारण में कामयाबु थींदो या न थींदो, उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। अचो त डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब सां गुफ़्तगू। डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, ये जो मईशत की डूबती नैया है, इसहाक़ डार साहब इसको पार लगाने में कामयाब हो जाएंगे? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। फैयाज साहब, आपने अपने जो इब्तदाई कलमात हैं उसमें सब कुछ तो कह दिया है, वहीं से सारे नताइज निकलते हैं। देखिए, डार साहब की जो माजी में कामयाबियाँ थी वो ये थी कि वो स्टेट बैंक पर असरअंदाज होते थे और वो रुपए की कदर को जो है वो मसनूई तौर पर कम रखते थे। बरामदात जो है वो गिरती थी, लेकिन अफरात ज़र जो है उसमें बहुत कमी होती थी और पाकिस्तान की मईशत की शरह नमून तेज थी। अब जो एक बुनियादी तब्दीली आ गई है, दो बड़ी बुनियादी तब्दीली आ गई हैं। एक तो ये है कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार कर दिया इमरान खान ने जाते जाते IMF के मुतालबे पर, और उसने ऐसी शराइत रख दी कि अब IMF का खुद मुख्तार है, उसमें नहीं हो सकते जैसे पहले हुए थे। तो रुपए की कदर को कंट्रोल करने का वो फार्मूला उनके हाथ से निकल गया। उसी की वजह से अफरात नज़र जो कमी हुई थी वो अब नहीं होगी। मगर एक और बहुत बड़ी तब्दीली आई है जिसमें कि वो पाकिस्तान में अभी बात क्यों नहीं कर रहे, वो ये है कि अमेरिका के जो पाकिस्तान के साथ रवैया था, जो सोच थी, उसमें एक बहुत बड़ी बुनियादी तब्दीली आ गई। आपके साथ जो प्रोग्राम होते रहे हैं उसमें मैं ये कहता रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान की मईशत को कमजोर रखना चाहता है, पाकिस्तान को गैर मुस्तक़िल करना चाहता है, लेकिन बहुत ज्यादा तबाह नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको अफगानिस्तान में हमारी जरूरत है। तो वो हमें इमदाद भी देता था और हमारे ऊपर सख्ती भी करता था, IMF को भी इस्तेमाल कर लेता था। अब अमेरिका की सोच बदल गई है, वो ये समझते हैं कि तालिबान के मामले में, अफगानिस्तान के मामले में उनको पाकिस्तान की मदद की अब बहुत खास जरूरत नहीं है। तो आप उन्होंने कह भी दिया हमें किसी तीसरी पार्टी की जरूरत नहीं है। अब वो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम उनके नजर में है सीपैक को नुकसान पहुंचाना, चीन को नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी नजर में है, भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तान को कमजोर करना उनमें है।
تو یہ ایک وہ اضافی خطرہ ہے. امریکہ، IMF اور ہمارے دوسرے کچھ ممالک، وہ مغربی ممالک پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو یہ جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، IMF کا بھی سوچ بدل گئی. اگر آپ کو یاد ہوگا، بلکہ آپ تو دہراتے رہتے ہیں کہ جو 2013-16 میں جو پروگرام تھا IMF کا، اس میں ڈار صاحب کے زمانے میں مکمل ہوا تھا. اس میں انہوں نے 1 درجن سے زیادہ جو ہے، ہم نے ان کے پاتے شرائط نہیں مانی تھی یا پوری نہیں کی تھی، وہ انہوں نے نظر انداز کر دی، معاف کر دیا. اب انہوں نے 1.17 ارب ڈالر دینے کے لیے 1800 ارب کے ٹیکسز لگائے، اور ہمیں کس طرح جو ہے وہ گردن ہماری مروڑی، یہ نظر آتا ہے. تو اس صورتحال میں یہ کہنا کہ جی سعودی عرب سے کچھ پیسے لے لیں، چین سے لے لیں، تو یہ 30 جون تو گزر جائے گا، 30 جون 2003، جس کے بعد پھر کیئر ٹیکرز آ جائیں گے، یہ وقت تو گزر جائے گا. لیکن پھر جو خطرات پاکستان کے جوہری پروگرام کو، پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے دفاعی بجٹ کو، پاکستان کے بحل وقوع کو، اس کے لیے اگر اصلاحات نہیں کرتے، آج تیاری نہیں کرتے، غیر ملکی قرضوں پر انحصار کم نہیں کرتے، نجکاری پر انحصار کم نہیں کرتے. نہیں تو آپ کا مطلب ہے کہ اس وقت جو ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، اس سے نکلنے کا ایک تو IMF کا آپ نے کہا کہ یہ 1 کچھ جو اپنا $1 بلین کا معاملہ ہے، لیکن جو ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جب امریکہ میں تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے چین سے کہیں کہ وہ آپ کے قرضے ریشیڈول کرے، اور ڈار صاحب کا چین کا دورہ بھی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو 30 بلین کبھی $27 بلین چین کا کہا جاتا ہے، اس میں ہم کامیابی حاصل کریں گے؟ کیونکہ ہاں، جو تاریخ ہے پاکستان اور چین کی تو دوستی ظاہر ہے اپنی جگہ پہ ایک مثالی دوستی ہے، لیکن جو دنیا کافی عرصے سے ہم سنتے رہے ہیں کہ یہ جو چین کی جو ایکسپینشنسٹ جو اپروچ ہے، اس میں ڈیٹ ٹریپ ہے، قرضوں کے ذریعے وہ ٹریپ کرتے ہیں. پھر دنیا مثال دیتی ہے گریس کا، دنیا میں جہاں پہ اس نے اپنا کچھ لیے، سی پورٹس لیے. ہمبن ٹوٹا سری لنکا کا مثال دیتی ہے، حالانکہ سری لنکا کے ساتھ تو اس کا صرف $8 بلین کا، وہ $8 بلین کا تھا، لیکن یہاں پہ تو ہم $30 بلین. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے؟ بھیا صاحب بالکل خطرے کی گھنٹی ہے. صرف یہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ یہ $27 ارب صرف چین کے نہیں ہیں، یہ دوسرے ملکوں کے بھی ہیں جو ہم ری شیڈول کرانا چاہ رہے ہیں اور نئے قرضے بھی لینا چاہ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے چین کے نہیں ہیں. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ پیرس کرب کے علاوہ ہیں اور بھی بہت سارے قرضے ہیں، وہ سب ملا کے ہیں. تو آپ جس خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ میں اس کو یہ ایکسپلین کر دوں. میری نظر میں کہ جب آپ کو قرضوں کی، ہمارے قرضے آپ دیکھیں جو پچھلے 4 سال گزرے ہیں عمران خان کے، اس میں 30,000 ارب روپے کا قرضوں میں اضافہ ہو گیا. کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں فیاض صاحب کہ جب آزادی کو 71 سال ہوئے تھے، 30 جون 2018 کو، اس وقت ہمارے قرضے تقریباً 30,000 ارب کے تھے، قرضے اور ذمہ داریاں. تو جو 71 سال میں ہوئے تھے وہ 4 سال میں اتنے اور ہو گئے، دگنے ہو گئے. یہ وہ خطرناک صورتحال ہے. اب اگر آپ ان قرضوں کو ری شیڈول کراتے ہیں تو حکومت کو مہلت مل جائے گی، پاکستان کو مہلت مل جائے گی، لیکن پھر یہ بعد میں جو مصیبتیں آئیں گی وہ تو ایک خودکشی ہوگی. تو آپ ضرور ری شیڈولنگ کرائیں، لیکن اگر ری شیڈولنگ کی مدت میں جب آپ کو قرضے واپس نہیں کر رہے، اگر آپ نے اصلاحات نہیں کی، ٹیکسوں کے شعبے میں اصلاحات نہیں کی، صحت جو ہے آپ نے توانائی کے شعبے میں نہیں کی، آپ نے تعلیم اور صحت اور جو ہے وہ اپنے معیشت کو ترقی کے لیے کام نہیں کیا، تحقیق کو ترقی نہیں کی، مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا، اور تو پھر یہ خطرات اتنے زیادہ ہمارے اوپر آ جائیں گے، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جو امریکہ کا نیو گریڈ گیم ہے، جس میں کہ وہ فرینڈس آف پاکستان، جو اس میں ترین کا بڑا کردار تھا، شوکت ترین کا، اب وہ نیو گریڈ گیم میں بھی ان کا کردار رہا ہے، جو امریکہ کا ہے کہ 30 جون 2022 کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا تجارتی خسارہ، پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا جو ہے امپورٹس، یہ کر کے آپ نے معیشت کو ایسا جکڑ دیا ہے. اب اگر یہ مزید مہلت لے لیتے ہیں ری شیڈولنگ کرا کے، پھر جو وقت آئے گا پھر ہم مکمل طور پر امریکہ کی گرفت میں ہوں گے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ 31 ارب ڈالر کی ترسیلات آ رہی ہیں، تو جو سالانہ اس میں سعودی عرب کی 26% ہے، تقریباً 8 ارب ڈالر. ابھی پچھلے کچھ برس پہلے اس نے حبیب بینک کے اوپر الزام لگایا امریکہ نے کہ جی آپ نے الراجی جو سعودی عرب کی بینک ہے، جہاں سے سب سے زیادہ ترسیلات سعودی عرب سے آتی ہیں، ان کے ساتھ بلینس آف ڈالر کی ٹرانزیکشن میں وہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ میں کنٹرول کیے بغیر ان کے ساتھ معاونت کی.
उस बैंक के ऊपर $225 मिलियन का जुर्माना हो गया और उनसे कहा आप हमारे मुल्क से निकल जाएं, अपनी शाखें बंद कर दें। ये हमें आज भी होश नहीं है क्या कि सऊदी अरब में भी खतरा आ गया, उसमें यूएई पर भी आ गया जो वहां से आती हैं। तो ये जो हबीब बैंक ने हरकत की थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने और उसके बाद तो और उसको मैनेजमेंट ने, उन सबको अगर आप नहीं पूछते कि ये तमाशा क्यों हुआ है, तो फिर हमारी रेमिटेंसेस भी खतरे में है। तो रेमिटेंसेस खतरे में है, कर्जों के रेमिटेंसेस के बारे में तो आपका एक और भी नजरिया है। आप कहते हैं कि ये जो रेमिटेंसेस आप अब मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मेरे साथ और बाकी अपना चैनल्स पे भी जो आप राय देते हैं कि ये रेमिटेंसेस दरअसल फेयर रेमिटेंसेस नहीं हैं। यहाँ पे बड़ा घपला है कि एक जो है वहाँ पे मजदूरी करने वाला $1 लाख कैसे भेज सकता है। आप कहते हैं कि ये एक अपना लॉन्ड्रिंग का हमने केस एक तरह से तरीका बनाया हुआ है। फैयाज साहब, जो आपने नुक्ता हम उठाया है तो मैं इसकी सपोर्ट में कर दूं। तो देखिए, आपने 4 वर्षों में $105 अरब की रेमिटेंसेज आ गई। किसकी? वर्कर्स की, लेबर्स की। $105 अरब और $35 अरब के कर्जे बढ़ गए आपके। तो ये जो $140 अरब आया, अगर ये पाकिस्तान में रहता तो मैशत ऐसी होती। इसका मतलब ये है कि जिस आदमी ने $1 लाख की रेमिटेंस भेजी, उसको आमदनी हो गई 2.25 करोड़, जितने भी है 220 अरब दे दें टैक्स फ्री। ये पैसा फिर उसका बड़ा हिस्सा बाहर चला गया, तो हमारे तो टैक्स की वसूली भी गिर गई और हमारे ऊपर एक तलवार लटकी है। अभी जो है, जो हुकूमत की कोशिश से, स्टेट बैंक की कोशिशों से, सूबाई हुकूमतों की कोशिश से, FCCP की कोशिशों से, ये और दूसरे इदारों की कोशिश से FATF से बाहर निकले हैं। अमेरिका को ये बात पता है, मनी लॉन्ड्रिंग में जैसे उन्होंने हबीब बैंक पर चार्ज लगाया और उसे हमारे मुल्क से निकल जाए, तो वो अगर उसके ऊपर हाथ डालते हैं कभी, तो हम कहाँ होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑयल प्राइसेस ज़ाहिर है जिस तरह ऑयल की प्रोडक्शन के हवाले से सऊदी अरब ने फैसले किए, हालांकि अमेरिका ने कहा, पाकिस्तान ने भी सऊदी जो स्टांस है उसकी सपोर्ट कर दी है। ऑयल प्रोडक्शन अगर कम की जाती है तो ऑयल प्राइसेस में इजाफे का इम्कान है और वो इजाफा होगा तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के इंपोर्ट के ऊपर, पाकिस्तान के जो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है करंट अकाउंट पे एक बोझ, एक तरह से प्रेशर आएगा। फिर मजबूरी तौर पर देख रहे हैं कि दुनिया रिसेशन की तरफ जा रही है, मईशतें उस तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही हैं जिस तरह कोरोना से पहले ग्रो कर रही थी। तो ये कहा जा रहा है कि उससे डॉलर की फ़्लाइट भी हो सकती है और फिर ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे एक बहुत बड़ा प्रेशर आ सकता है। फैयाज साहब, वही बात हो रही थी कि देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। यूक्रेन की जंग भी चल रही है, उसके भी नुकसानात हमारे ऊपर आ रहे हैं, दुनिया के ऊपर आ रहे हैं, तो उससे बरामदात मुतासर हो रही हैं। तो ये जो खतरा है, तो इसमें सऊदी अरब मेरे हिसाब से दुनिया का वाहिद मुल्क है इस वक्त जो कि पाकिस्तान की ऐसी मदद कर सकता है जिसमें उसका भी बराबर का फायदा हो। हमारी जो गलती रही है, हम उनसे जाके कहते हैं हमारी मदद करें, हम तबाह बर्बाद हो गए। आप ये ना बातें करें, आप सऊदी अरब से ये कहें कि जनाब आपके पास $620 अरब के फंड है इन्वेस्टमेंट के लिए। हम ये चाहते हैं कि आपके यहाँ लाखों अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं हर साल उम्रे के लिए, हज के लिए, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, आपको हलाल गोश्त की जरूरत है उन सब के लिए, आपको जो है दूध की जरूरत है, आपको जो है चावल की जरूरत है, आपको टेक्सटाइल की जरूरत है, आपको फलों की जरूरत है। तो ज़रूरी शोबे में, इन शोबों में आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, उससे आपको मुनाफा मिलेगा। और ये चीजें जो आप दुनिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिनका मैंने आपको लिस्ट दी, वो आपकी जो यहाँ सनत होगी उसको आप इंपोर्ट कर लें, उससे भी उनको फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। तो बजाय इसके कि इमदाद और वो भूख मांगने की हर वक्त बात करें, आप ये बात करें कि जी आप अपना भी फायदा करें, हमारा भी फायदा करें, यानी तिजारत को और सरमायाकारी को लिंक कर दें। पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, उन चीजों पर करें जिसकी उनको इंपोर्ट करने की जरूरत है। लेकिन तो जिस तरह आपने कहा कि अगर अमेरिका इल इंटेंशन रखता है पाकिस्तान के बारे में, तो क्या सऊदी अरब इतना आज़ाद है कि वो इतना बड़ा फैसला कर लेगा? देखिए, बात ये थी कि अभी भी जो आलमी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की मदद की जरूरत कम हुई है, लेकिन अभी वो पाकिस्तान को बिल्कुल छोड़ नहीं रहे हैं। उसका सबूत मैं दे दूं, बाइडन ने पाकिस्तान को बड़ा खतरनाक मुल्क करार दिया और पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए।
हमारे यहाँ से उस पर रिएक्शन हुआ, हुकूमत का भी हुआ, सही हुआ, बिलावल भुट्टो साहब ने किया वजीर खारजा की हैसियत से, तो वो उन्होंने बयान वापस ले लिया जजरी तौर पर। इससे क्या नतीजा निकला कि वो हमें नुकसान जरूर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल अभी खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि अफगानिस्तान में किसी न किसी हद तक उनकी जरूरत है, और भारत को भी पटरी से उतरने से रोकने के लिए एक पाकिस्तान चाहिए। तो अभी हमारे पास मोहलत है, अभी इतनी सख्ती वो नहीं कर रहे हैं जितनी वो कर सकते हैं। जैसे मैंने तरसीलात का आपको इशारा किया, अमेरिका का तीसरा नंबर है सबसे ज्यादा तरसीलात, पहले सऊदी अरब, फिर यूएई, फिर अमेरिका, ये बरतानिया, चारों पर वो असरअंदाज हो सकते हैं, मगर नहीं हो रहे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो पेमेंट 111(4) के तहत आ रही है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है, तो उससे भी असरअंदाज नहीं हो रहे। तो ये तो अभी मोहलत है हमारे पास, जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ और जिसकी आपने तशरीह की। ये बड़ा अहम बात आपने की कि अगर 620 बिलियन डॉलर उसके पास हैं, अगर वो हम इन्वेस्टमेंट के लिए कायल करके ले आते हैं, ऐसा कारनामा किसी ज़माने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था कि वो इस तरह दुनिया से इन्वेस्टमेंट लाए थे 70s की दिहाई में। शायद उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी कोशिशें की थी, और सीपा की, गोल्डन वू की कंपनी को यहाँ पे अपना सी पोर्ट और पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ले आई थी। शायद हो सकता है कि एक मरतबा फिर ये हो जाए, अगर होता है तो ठीक है मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब, अदरवाइज़ तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि ख़तरात डगमगा रहे हैं हमारे ऊपर। फैयाज साहब, पहले आपने जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की बात की, देखिए उन्होंने आलमी कॉन्फ्रेंस बुला ली मुस्लिम उम्मा की, इतने बड़े लीडर एक साथ कभी पाकिस्तान में आए नहीं। तो वो जो चीज हुई थी, जो पाकिस्तान की इमेज बनी थी, और ये खतरा था इस्तेमाली ताकतों को कि ये जो डायनामिक लीडर है, इसने अगर इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा कर लिया जिनकी बहुत अहमियत है, तो वो तो फिर सबसे बड़ा ब्लॉक था जो इनके लिए खतरा बन सकता था। तो वो एक साजिश के तहत उनको जो है वो दुनिया से रुखसत कर दिया गया। ये खेल था, ये खेल था, ये मामूली बात नहीं थी, और उसके बाद हम पटरी से उतर गए। लेकिन अब भी जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो मैं आपको सऊदी अरब से बता रहा हूँ, तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये 30 जून 2023 तक जब इसकी हुकूमत है वो कोई बड़ी चीज होगी, तो नहीं होगी। वो तो इसलिए कि अभी तो ये राहत कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। ये तो ये चाहते हैं ना कि एक साल गुजर जाए, इसमें रिजर्व थोड़े से इनके बढ़ जाएं, रुपए की कदर थोड़ी बेहतर हो जाए, महंगाई थोड़ी कम हो जाए, और ग्रोथ तो 2% से ज्यादा होने वाली नहीं है। तो इतनी बड़ी सरमायाकारी 620 में से अगर वो हमारे पर 5% भी दे दें, अपने मुफाद में देंगे, लेकिन इस हुकूमत को अभी नहीं देंगे, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि एक तो इस तरह से लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, उधर अदलिया पे मुकदमा चल रहे हैं, दूसरी तरफ जून के बाद इलेक्शन होने हैं, तो वो ये चाहेंगे कि ये चीजें तय हों, तो फिर वो अभी मनसूबा बंदी हो सकती है, वो अमल दरामद उसके बाद होगा। क्या हालात होते हैं ये अल्लाह ताला को पता है, लेकिन मैं तो आपको वो नक्शा पेश कर रहा हूँ। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने बड़ा एक वाज़े नक्शा पेश किया। नाज़रीन, गुफ्तगू तामुदी मुल्क जी मईशत जी सूरत हाल जे हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ ख़दशा आहिनि ऐं ख़तरा आहिनि ऐं जेके मुख़्तलिफ़ ऑप्शन आहिनि, उन ते मुल्क जे नामियार इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब जो तजिज़ियो तामुदो। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो, पंहिंजे मेज़बान फ़याज़ नज़र खे इजाज़त सदाईंदो।